बिग डाटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं आज से। बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या है? बड़े जटिल डेटा सेटों के संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता, उसे बड़ा डेटा बोलते हैं। बिग डेटा बड़े जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है जिन्हें उनके आकार, गति और जटिलता के कारण पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता है। जबकि छोटा डेटा, मध्यम डेटा और तथा मिनी डेटा वे डेटा हैं जिनको पारंपरिक डेटा टूल का उपयोग करके संसाधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 4 वी में से एक नहीं है? मूल्य। निम्नलिखित में से बिग डेटा के 4 वी में से एक नहीं है, मूल्य नहीं है। बाकी वेग, विविधता, वॉल्यूम ये सब है, मूल्य नहीं है। बिग डेटा के 4 वी वॉल्यूम, वेग, विविधता और वॉल्यूम है, जबकि मूल्य बिग डेटा के 4 वी में से सम्मिलित नहीं है। संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके? डेटा इंटीग्रेशन संरचित और असंरचित डेटा को एक ऐसे प्रारूप को बदलने की प्रक्रिया है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग से तात्पर्य किसी दिए गए डेटा का विश्लेषण करके उसका अच्छी तरह से किसी भी तरीके से किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसे हाडूप बोलते हैं। हाडूप एक लोकप्रिय ओपन सोर्स टूल है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। ओके। हाँ। ओके। छिपे हुए पैटर्न, अज्ञात सहसंबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया क्या है? डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग छिपे हुए पैटर्न, अज्ञात सहसंबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? डेटा दोहराव ये चुनौती नहीं है। डेटा दोहराव बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है। हालांकि डेटा दोहराव एक समस्या हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसे बिग डेटा से जुड़ी एक चुनौती नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी उन डेटा सेटों से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल हैं? मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डेटा सेट से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए किया जाता है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल होते हैं। ओके। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है? वो क्या है? डेटा वेयरहाउसिंग डेटा को एक तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है, जबकि डेटा माइनिंग डेटा से पैटर्न निकालने की एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रोसेसिंग की भाषा है? वो क्या सभी हैं? C++, जावा, पाइथन,
ये सभी हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए कई प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ आमतौर पर C++, जावा, पाइथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय NoSQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? तो वो MongoDB है। MongoDB एक लोकप्रिय NoSQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। MongoDB एक लोकप्रिय NoSQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। एकाधिक स्रोतों से डेटा को एक एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? डेटा एकीकरण कई स्रोतों से डेटा को एक एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया है। डेटा एकीकरण कई स्रोतों से डेटा को एक एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया है। प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उसे स्केलेबिलिटी बोलते हैं। स्केलेबिलिटी IT सिस्टम जैसे एप्लीकेशन स्टोरेज, डेटा नेटवर्किंग के आकार, वॉल्यूम में बदलाव होने पर भी ठीक से कार्य को जारी रखने की क्षमता की माप है। स्केलेबिलिटी प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता को संदर्भित करता है। देखिए, ये याद हो रहा हो या ना हो रहा है, बस इसे पढ़ जाइए, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने दिमाग में घुसती चली जाएगी। विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या है? ये डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा माइनिंग डेटा से पैटर्न निकालने की एक प्रक्रिया है, जबकि डेटा प्री प्रोसेसिंग विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया है। बिग डेटा विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का एक समान प्रकार नहीं है? सरल डेटा। बिग डेटा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का समान प्रकार नहीं है? सरल डेटा नहीं है। बिग डेटा विश्लेषण में सरल डेटा एक समान प्रकार का डेटा नहीं है, जबकि संरचित डेटा एक ऐसा डेटा है जो एक डेटाबेस या अन्य प्रौद्योगिकी द्वारा आसानी से उपयोग किए जाने वाला प्रारूप में व्यवस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे उपसमूहों में विभाजित किया जाता है और कई सर्वर या नोड्स में समानांतर में संसाधित किया जाता है? उसे मैप रिड्यूस कहते हैं। मैप रिड्यूस डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे उपसमूहों में विभाजित किया जाता है और कई सर्वर या नोड्स में समांतर में संसाधित किया जाता है। ओके। डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या है? स्ट्रीम प्रोसेसिंग वास्तविक समय में डेटा उत्पन्न होने पर उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? पाइथन एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है, जबकि जावा एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य डेटा स्टोरेज तकनीकी नहीं है? MySQL,
ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य डेटा स्टोरेज तकनीकी नहीं है। MySQL का उपयोग डेटा भंडारण के लिए किया जा सकता है। इसे आमतौर पर बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य डेटा भंडारण तकनीक नहीं माना जाता। डेटा को उसकी विषमताओं या विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया क्या है? क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग डेटा को उसकी विशेषताओं या विषमताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया है क्लस्टरिंग। कौन सा बिग डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य डेटा विजुलाइजेशन टूल नहीं है? वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग डेटा विजुलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। इसे आमतौर पर बिग डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य डेटा विजुलाइजेशन टूल नहीं माना जाता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग डेटा विजुलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। इसे आमतौर पर बिग डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य डेटा विजुलाइजेशन टूल नहीं माना जाता। ओके। कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है? अपाचे स्टॉर्म। अपाचे स्टॉर्म एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है, जबकि अपाचे स्पार्क बड़े पैमाने पर डेटा सर्च करने के लिए ओपन सोर्स निर्मित एनालिटिकल इंजन है। जबकि अपाचे स्पार्क बड़े पैमाने पर डेटा सर्च करने के लिए एक ओपन सोर्स निर्मित एनालिटिकल इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके और एक नए डेटा पर भविष्यवाणियाँ करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है? वो मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके और नए डेटा पर भविष्यवाणियाँ करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सामान्य प्रकार नहीं है? निर्णय सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सामान्य प्रकार नहीं है? निर्णय सीखना। निर्णय सीखना एक सामान्य प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है। कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सामान्य प्रकार नहीं है? निर्णय सीखना। निर्णय सीखना एक सामान्य प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें मॉडल अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करके परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रिफोर्समेंट लर्निंग या उपरोक्त सभी कौन सा है? इसमें रिफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें मॉडल अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करके परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग का मॉडल है? तो उपरोक्त सभी सामान्य मशीन लर्निंग का मॉडल है। उपरोक्त सभी डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क सामान्य मशीन लर्निंग मॉडल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह माप है कि एक मशीन लर्निंग मॉडल नए डेटा पर कितनी अच्छी तरह भविष्यवाणी करने में सक्षम है? उपरोक्त सभी। सटीकता, परिशुद्धता और स्कॉल और रिकॉल ये सभी उपाय हैं एक मशीन लर्निंग में नए डेटा पर कितनी अच्छी तरह भविष्यवाणी करने में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करके डेटा की आयामीता को कम करने की एक तकनीकी है?
प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करके डेटा की डायमेंशनलिटी को कम करने की एक तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए सामान्य उपयोग की स्थिति नहीं है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये एनालिटिक्स के लिए सामान्य उपयोग की स्थिति नहीं है। बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है, इसे आमतौर पर एक सामान्य उपयोग की स्थिति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सतत लक्ष्य चर की भविष्यवाणी करने की एक तकनीकी है? और रिग्रेशन। सतत लक्ष्य चर की भविष्यवाणी करने की तकनीकी है रिग्रेशन। रिग्रेशन एक कंटिन्यूस टारगेट वेरिएबल की भविष्यवाणी करने की तकनीकी है, जबकि क्लासिफिकेशन का उपयोग अलग अलग श्रेणियों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। रिग्रेशन एक कंटिन्यूस टारगेट वेरिएबल की भविष्यवाणी करने की एक तकनीकी है, जबकि क्लासिफिकेशन का उपयोग अलग अलग श्रेणियों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। कॉमन डेटा को एक साथ समूहीकृत करने की तकनीकी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्लस्टरिंग। कॉमन डेटा को एक साथ समूहीकृत करने की तकनीकी क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग कॉमन डेटा बिंदुओं को एक साथ समूहीकृत करने की एक तकनीकी है, जबकि वर्गीकरण और प्रतिगमन का उपयोग भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है। क्लस्टरिंग कॉमन डेटा बिंदुओं को एक साथ समूहीकृत करने की एक तकनीकी है क्लस्टरिंग, जबकि वर्गीकरण और प्रतिगमन का उपयोग भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है। जबकि वर्गीकरण और प्रतिगमन का उपयोग भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य डेटा प्री प्रोसेसिंग तकनीकी नहीं है? प्रतिगमन सामान्य डेटा प्री प्रोसेसिंग तकनीकी नहीं है। रिग्रेशन एक डेटा प्री प्रोसेसिंग तकनीकी नहीं है, जबकि सामान्यीकरण, वन हॉट एनकोडिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों के बीच संबंध का माप है? सहसंबंध। सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध का माप है, जबकि सहप्रसरण इस प्रकार का माप है कि दो चर एक साथ कैसे भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार का सहसंबंध गुणांक नहीं है? महालनोबिस सहसंबंध गुणांक, ये सामान्य प्रकार का संबंध गुणांक नहीं है, जबकि पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, पियर्समैन का रैंक सहसंबंध गुणांक, कैडलमैन का टाउ सहसंबंध गुणांक, ये सब है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये सब नहीं पूछेगा, इन सबको आप इग्नोर कर सकते हैं, बस पढ़ दिया, इसमें दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा यह माप है कि एक स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर आश्रित चर में कितना परिवर्तन होता है? ढलान। प्रतिगमन रेखा का ढलान एक इस बात की माप है कि इस स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर आश्रित चर में कितना परिवर्तन होता है। मशीन लर्निंग मॉडल के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य विधि नहीं है? एक्सट्रपलेशन विधियाँ। मशीन लर्निंग मॉडल के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं का चयन करने के लिए एक्सट्रपलेशन एक सामान्य तरीका नहीं है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा यह माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियां विभिन्न इनपुट मानों के लिए कितनी भिन्न है? भिन्नता। वेरिएंस इस बात का माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियां विभिन्न इनपुट मानों के लिए कितनी भिन्न है, जबकि बायस इस बात का माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियां वास्तविक मूल्यों से कितनी भिन्न है। जबकि बायस किसी बात का माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियां वास्तविक मूल्य से कितनी भिन्न है। वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है? वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है? लीनियर रिग्रेशन। वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का वर्गीकरण एल्गोरिदम नहीं है, जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिसीजन ट्री के निकटतम पड़ोसियों का उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन डुप्लीकेट डेटा बिंदुओं को हटाकर
डेटा सेट के आकार को कम करने की एक तकनीकी है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट डेटा बिंदुओं को हटाकर डेटा सेट के आकार को कम करने की तकनीकी है। निम्न में से कौन सी डेटा सेट की आयामीता को कम करने की एक तकनीकी है पीसीए डेटा को निम्न आयामी स्थान में परिवर्तित करके डेटा सेट की आयामीता को कम करने की एक तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिगमन मॉडल की अच्छाई फिट का माप है? आर स्क्वायर प्रतिमान मॉडल की अच्छाई फिट का माप है, जबकि मीन स्क्वायर्ड त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर्ड त्रुटि भविष्यवाणियों की सटीकता के उपाय हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिगमन के लिए एक सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। लीनियर रिग्रेशन के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त डेटा से निपटने की एक तकनीकी है? प्रतिरूपण। लुप्त डेटा से निपटने की प्रतिरूपण है। इम्प्यूटेशन डेटा सेट में अन्य मानों का उपयोग करके लापता मानों को भरकर लापता डेटा से निपटने की एक तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण मॉडल की भविष्यवाणियों की गुणवत्ता का माप है? उपरोक्त सभी है। परिशुद्धता है, रिकॉल है, F1 स्कोर है। परिशुद्धता, रिकॉल और F1 स्कोर सभी वर्गीकरण मॉडल की भविष्यवाणियों की गुणवत्ता के उपाय हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता का माप है? समूहों के भीतर वर्गों का योग। ये क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता का माप है, समूहों के भीतर वर्गों का योग। WCSS प्रत्येक क्लस्टर में बिंदुओं के बीच की दूरी को माप कर क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता का एक माप है। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में शोर को कम करने की तकनीकी है? स्मूथिंग में शोर कम करने की तकनीकी है। स्मूथिंग डेटा पर फिल्टर या फंक्शन लागू करके डेटा सेट में शोर को कम करने की एक तकनीकी है। विश्लेषण को आसान बनाने के लिए डेटा सेट को नए प्रतिनिधित्व में बदलने की तकनीकी निम्नलिखित में से कौन सी है? पीसीए नए वेरिएबल्स प्रमुख घटकों का एक सेट बनाकर डेटा सेट को एक नए प्रतिनिधित्व में बदलने की एक तकनीकी है जो डेटा में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को कैप्चर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में सुविधा को 0 के माध्य और 1 के मानक विचलन के लिए स्केल करने की तकनीकी है? मानकीकरण। मानकीकरण डेटा सेट में सुविधा को 0 के माध्य और 1 के मानक विचलन के लिए स्केल करने की तकनीकी है जो कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए उपयोगी हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो डेटा बिंदुओं के बीच समानता का माप है? दूरी दो डेटा बिंदुओं के बीच समानता के माप है, जबकि सहसंबंध और सहप्रसरण दो चर के बीच संबंध के माप हैं और भिन्नता एक एकल चर के प्रसार का एक माप है। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में आउटलेयर्स का पता लगाने की एक तकनीकी है? बॉक्स प्लॉट का। बॉक्स प्लॉट एक विजुअलाइजेशन तकनीक है जिसका उपयोग डेटा सेट में आउटलेयर्स की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसका उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण के लिए किया जाता है? वो क्या है? डिसीजन ट्रीज है। डिसीजन ट्रीज एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसका उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सेट के प्रसार की माप है? मानक विचलन। निम्नलिखित में कौन सा डेटा सेट के प्रसार की माप है? मानक विचलन। मानक विचलन डेटा सेट के प्रसार की एक माप है, जबकि माध्य, माध्यिका और मोड केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग मॉडल की जटिलता को कम करने की तकनीकी है? ये नियमितीकरण। नियमितीकरण हानि फंक्शन में दंड शब्द जोड़कर मशीन लर्निंग मॉडल की जटिलता को कम करने की तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करने की तकनीकी है? फीचर चेन। फीचर चेन मॉडल के प्रदर्शन में उनके योगदान के आधार पर डेटा सेट में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करने की तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में मौजूदा सुविधाओं से नई सुविधा बनाने की तकनीकी है? तो इसका जो हो जाएगा, इसका सी उत्तर हो जाएगा, फीचर इंजीनियरिंग। देख लेते हैं। सी सही है। फीचर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डेटा सेट में मौजूदा सुविधाओं से नई सुविधाएं बनाने की तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन सी असंतुलित डेटा सेट से निपटने की एक तकनीकी है? सभी है इसमें से। ओवर सैम्पलिंग, SMOTA, अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग और SMOTE सभी असंतुलित डेटा सेट से निपटने की तकनीकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता की माप है जो क्लस्टर की संख्या को ध्यान में रखता है? सी कैलिंस्की-हर्बाज इंडेक्स। कैलिंस्की-हर्बाज इंडेक्स क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता की एक माप है जो क्लस्टर की संख्या को ध्यान में रखता है। मशीन लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी है? नियमितीकरण। मशीन लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी है? नियमितीकरण। नियमितीकरण हानि फंक्शन में दंड शब्द जोड़कर मशीन लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग को कम करने की एक तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी वर्गीकरण मॉडल की गुणवत्ता का एक माप है जो परिशुद्धता और रिकॉल दोनों को ध्यान में रखता है? FI स्कोर। एक FI स्कोर एक बाइनरी वर्गीकरण मॉडल की गुणवत्ता का एक माप है जो सटीकता और रिकॉल दोनों को ध्यान में रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में क्लस्टर की इष्टतम संख्या खोजने की तकनीकी है? उसे क्या बोलते हैं? ये उपरोक्त सभी है। एल्बो मेथड है, ऑसिल्यूट स्कोर है, कैलिंस्की-हर्बाज इंडेक्स, ये दोनों हैं। एल्बो मेथड, ऑसिल्यूट स्कोर, कैलिंस्की-हर्बाज इंडेक्स डेटा सेट में क्लस्टर की इष्टतम संख्या खोजने के लिए सभी है, इसमें सभी तकनीकी इसमें मौजूद हैं। ओके। देख लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का परिचय देख लेते हैं। MQTT का पूर्ण रूप है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट है। MQTT का पूरा नाम क्या है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT पूर्ण रूप है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। यह कम्युनिकेशन के लिए एक ओपन लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT टूल्स और कम बैंडविड्थ या अविश्वसनीय नेटवर्क के लिए अनुकूलित है। यह एक एंड पर एप्लीकेशंस और यूजर्स के बीच कनेक्शन तथा दूसरे एंड पर नेटवर्क और कम्युनिकेशन प्रदान करता है। जो MQTT है ना, यह कम्युनिकेशन के लिए एक ओपन लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स टूल्स और कम बैंडविड्थ या अविश्वसनीय नेटवर्क के लिए अनुकूलित है। यह एक एंड एप्लीकेशन और यूजर्स के बीच कनेक्शन तथा दूसरे एंड पर नेटवर्क और कम्युनिकेशन प्रदान करता है। IoT का पूर्ण रूप क्या है? IIoT। तो IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। IIoT का पूर्ण रूप इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसका उपयोग मशीनों को बनाने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस और डाटा एनालिटिक्स के साथ डाटा कलेक्शन
एक्सचेंज एवं एनालाइज में बहुत उपयोगी है। यह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है। स्मार्ट मशीनें डाटा के माध्यम से कम्युनिकेशन करने में मनुष्यों की तुलना में अधिक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रिजल्ट देती हैं। निम्नलिखित ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ ना वो निम्न ऊर्जा की रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन डिस्टेंस बहुत कम होता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूजर्स को कोई भी कार्ड्स, केबल्स, एडाप्टर्स की आवश्यकता नहीं होती है। टैग्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने के उपयोगी हैं। RFID/NFC टैग्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी हैं। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन टैग्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी हैं। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं और उन्हें टैग व रीडर के बीच साइट की सीधी लाइन की आवश्यकता नहीं होती। यह सस्ती है और बहुत कम बिजली का उपयोग करती है तथा NFC कम्युनिकेशन पर आधारित है। ओके। कौन सा प्रोटोकॉल UDP को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है? COAP कोप कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल UDP को तुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है। यह एप्लीकेशन के लिए एक विशिष्ट इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यह टूल्स को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने में सक्षम बनाता है। यह प्रोटोकॉल मुख्य रूप से मशीन टू मशीन M2M कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है और विशेष रूप से IoT सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो HTTP प्रोटोकॉल पर आधारित है। WSM का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क WSM का पूर्ण रूप है। WSM का पूर्ण रूप वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। यह एक वायरलेस नेटवर्क है जो कंप्यूटर से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराने में सहायक है। ये सेंसर यंत्र विशेष प्रकार के वातावरण में स्थापित किए जाते हैं और उस वातावरण के प्रमुख घटकों और अवयवों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे कि सेंसर यंत्र वातावरण के तापमान, नमी, प्रकाश, प्रेशर, धूल की मात्रा इत्यादि को मॉनिटर करने में समर्थ होते हैं ताकि वातावरण को नियंत्रित किया जा सके। ये उपकरण विभिन्न उपकरणों जैसे GPS, वाईफाई, RFID आदि के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। सेंसर नोड्स मुख्यतः 4 यूनिट्स होती हैं: सेंसिंग यूनिट, पावर यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसीवर यूनिट आदि। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले इस वर्ष किया गया 1999 में किया गया। IoT टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया? 1999 में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शब्द का प्रयोग पहली बार 1999 में किया गया था। यह इंटरनेट की आवश्यकता को विकसित करता है। IoT विभिन्न सेंसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कलेक्शन है। यह एक अवधारणा है जो कि फिजिकल डिवाइसेस जैसे वाहन, घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड अन्य वस्तुएं जैसे सेंसर, सॉफ्टवेयर के बीच के कनेक्शन को संदर्भित करता है, जो इन चीज़ों को डाटा कलेक्शन व एक्सचेंज आदि को सक्षम बनाता है। ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है 7 एलिमेंट्स होते हैं। ओपन IoT आर्किटेक्चर एलिमेंट्स में कितने? 7 होते हैं। ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या 7 है। इस प्रकार सेंसर, मिडिलवेयर, क्लाउड डाटा स्टोरेज, शेड्यूलर, सर्विसेज डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डीफ फिनिश, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन तथा कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। वाईफाई हालो विशेष रूप से किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? ऊपरी सभी के लिए।
कम डाटा दर कंट्रोलर्स और लॉन्ग रेंज सेंसर के लिए। वाईफाई हालो विशेष रूप से कम डाटा दर लॉन्ग रेंज सेंसर कंट्रोलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह IEEE 802.11AH स्टैंडर्ड पर आधारित है। यह ट्रेडिशनल वाईफाई डिवाइस की तुलना में कम बिजली खपत करता है। इसकी रेंज ट्रेडिशनल वाईफाई के लगभग दोगुनी है। ओके, कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? वेब सॉकेट। वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है जो एक सिंगल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सॉकेट पर टू डायमेंशनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल प्रदान करता है। इसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में अप्लाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन द्वारा किया जा सकता है। IoT डाटा स्केलेबिलिटी में शामिल है डाटा स्टोरेज। स्केलेबिलिटी किसी डिवाइस की एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज के अनुकूल होने और भविष्य में बदलती ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है। यह किसी भी सिस्टम की अनिवार्य विशेषता है जो काम की बढ़ती मात्रा को संभालने की क्षमता रखती है। IoT डाटा स्केलेबिलिटी में डाटा स्टोरेज शामिल है। IoT डाटा में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? नेटवर्क का। IoT में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंडिया इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। यह प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे काम करता है यह निर्णय करता है। ओके, ये IoT और बिग डाटा फिनिश हो गया। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को फिनिश करेंगे।